बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ये अपना शासन कहाँ से संभालना स्टार्ट करता है, तो राजधानी थी इसकी लाहौर, यानी कि गोरी ने इसको प्रशासक के रूप में नियुक्त कहाँ पर किया था, तो लाहौर में नियुक्त किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके नाम का अर्थ क्या होता है। तो ऐबक का यानी कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक का अर्थ क्या है, तो ऐबक के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जो है इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी कि चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का मतलब क्या है कि चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, इसके बाद में अन्य उपाधियों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, तो उपाधियां, पहली उपाधि थी इसकी पीलबख्श की उपाधि थी। अगर उपाधियों को जो है जितनी भी उपाधियां मैंने बताई हैं इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, कोई भी ऐसी उपाधि नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछी गई हो। तो उपाधियों को आपको विशेष रूप से इस पर गौर करना है, किसने उपाधि दी, क्यों उपाधि दी और क्या क्या उपाधियां थी, इसके बारे में आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अगर हम पहली उपाधि की बात करते हैं तो पहली उपाधि थी इसकी पीलबख्श। पीलबख्श इसको उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि ये हाथियों का दान करता था, इस वजह से इसको जो है पीलबख्श की उपाधि दी गई। ठीक है, इसके बाद में दूसरी उपाधि आती है कौन सी, लाख बख्श। और लाख बख्श की उपाधि क्यों दी जाती है, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इस वजह से इसे जो है लाखों का दान करने की वजह से इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उपाधि आती है कुरान खां। कुरान खां की अगर बात करते हैं कि कुरान खां इसका नाम क्यों पड़ा, कहते हैं कि ये जो कुरान की आयतें थी ये बहुत ही सुरीले ढंग से इसकी आयतों को पढ़ता था, इस वजह से जो है इसका नाम, इसको उपाधि क्या दी गई, कुरान खां उपाधि दी गई। अब इसके बाद में आती है हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए कि हातिम द्वितीय, इसको उपाधि किसने प्रदान की, तो एक मध्यकालीन इतिहास के जानी मानी हस्ती है, यानी कि इतिहासकार हैं मिन्हाज उस सिराज, इन्होंने इसको हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। क्लियर हुआ। इसके बाद में मलिक एवं सिपह सालार, ये भी एक इसकी उपाधि थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये मोहम्मद गोरी के द्वारा दी गई थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सारी उपाधियों के बारे में। एक एक करके आपसे हमने उपाधियों के बारे में डिस्कस किया, किस उपाधि का मतलब क्या होता है और किसने इसको उपाधि दी, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम अन्य बातों के बारे में इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि जब ये राज्यारोहण इसका हुआ, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक राज सिंहासन पर बैठा, तो इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही इसने अपने नाम का कोई खुतबा पढ़ाया, ना ही इसने अपने नाम के कोई सिक्के चलाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार इसने अपने नाम की उपाधि क्यों नहीं धारण की, सिक्के क्यों नहीं चलवाए और इसने सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं धारण की, इसने सिर्फ और सिर्फ स्वयं को मलिक एवं सालार की उपाधि से ही तक क्यों सीमित रखा। तो उसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब ये सिंहासन पर बैठा था तो इसको दासत्व का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। ये उस समय गोरी का दास था, जो कि दास से मुक्त नहीं हुआ था। तो हो सकता है इस वजह से इसने जो है उपाधि ना धारण किया हो सुल्तान की, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये है ना, इस तरीके का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है, राजा बनता है, उसको खुतबा पढ़ाना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। बिना खुतबे के वो राजा नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो इसने जो है क्या नहीं किया था, इस पर सिंहासन पर बैठते टाइम इसने अपने नाम का ना तो खुतबा पढ़ाया, ना भी किसी प्रकार के सिक्के चलाए और सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की और अपने आप को सिपह सालार एवं मलिक के पद तक ही सीमित रखा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है दिल्ली सल्तनत का ही तुगलक वंश का एक शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। वो जो है एक खुतबा तैयार करवाता है, दिल्ली सल्तनत के समस्त शासकों का खुतबा तैयार कराता है, लेकिन इस ऐबक का नाम उस खुतबे में शामिल नहीं करता है।
वो क्यों नहीं करता है? इसका नाम तो शामिल करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था, लेकिन इस फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम इस खुतबे में शामिल नहीं किया। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा तैयार किए गए दिल्ली सल्तनत के समस्त शासकों में से किस शासक का नाम अपने खुतबे में शामिल नहीं किया था? तो वो कौन था? वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इतिहासकार या हम और आप साधारण रूप से यही आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है इसने जो है ये दास था, इसी वजह से ना तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, ठीक है, और ना ही इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। तो इसलिए जो फिरोज शाह तुगलक था, अपने खुतबे में हो सकता है इसको शासक ना मानता हो इस दिल्ली सल्तनत का। तो इस वजह से हो सकता है फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में ऐबक का नाम ना शामिल किया हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि खुतबे में नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, और इसने अगर उपाधि नहीं धारण की, सुल्तान की, अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, तो क्यों नहीं चलाए, ठीक है। तो इसके बारे में क्लियर हो चुका है। अब जब ये दिल्ली का शासक बन जाता है, तो दिल्ली का शासक बनने के बाद जो है ये बाद में दासत्व से मुक्त होता है, ठीक है। दिल्ली का शासक बनने के 3 वर्ष बाद जो है ये दासत्व से मुक्त होता है। तो इसको मुक्त कौन करता है? दासत्व मुक्ति का प्रमाण कौन देता है, प्रमाण पत्र कौन देता है? तो वो देता है गौर के सुल्तान थे महमूद खां, जिन्होंने इसको दासत्व प्रमाण पत्र प्रदान किया, और जो है एक जो है छत्र जो है प्रतीक के रूप में भेजा। किसको? ऐबक को एक छत्र प्रतीक के रूप में भेजा और दासत्व का प्रमाण पत्र दिया कि अब आप दास पद से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो प्रतीक था, तो प्रतीक क्या भेजा था? एक छत्र भेजा था प्रतीक के रूप में। और ये छत्र किसके द्वारा भिजवाया गया था? ये सम्मान किसके द्वारा भिजवाया गया था? तो एक था निज़ामुद्दीन मोहम्मद, या फिर इसको हसन निज़ामी के नाम से भी जानते हैं। तो इसने जो है ये छत्र जो है किस तक पहुंचाया था? ऐबक तक पहुंचाया था, ठीक है। तो इस तरह से निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है दास वंश का संस्थापक कौन था? ये ऐबक था। और भारत में तुर्की राजवंश का संस्थापक भी इसी ऐबक को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम जानेंगे इसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो हालांकि इसका प्रारंभिक जीवन तो बहुत कष्टदायी था। और कष्टदायी क्यों था? क्योंकि ये दास था, और एक दास के पद से ले करके दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे तो अगर किसी को जिसको कहते हैं कि जिसको गिफ्ट के रूप में ही अगर सत्ता मिली है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जैसे एक राजा का बेटा राजा बनेगा, तो भाई जब वो उस एटमॉस्फेयर में रह रहा है तो और उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है वो जो है उसके लिए एक राजा बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक दास के लिए दास पद से स्टार्ट करना और दास से जो है दिल्ली सल्तनत का सम्राट बनना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो होती है क्या? वो उसकी खुद का टैलेंट था और उसकी खुद की प्रतिभा थी, और अपनी प्रतिभा के दम पर जो है ये इतने महानतम पद तक पहुंच सका। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये टैलेंट कितना कूट कूट करके भरा हुआ था। खैर छोड़िए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, जैसा कि आज का हम आपके समक्ष एग्जाम्पल देते हैं, साक्षात उदाहरण देते हैं। अगर आज के टाइम पर यानी इस समय अगर राहुल गांधी पीएम के पद पर पहुंचते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर मोदी जी
अगर मोदी जी मतलब इतने निचले तबके से अगर ये पीएम के पद पर पहुंचे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इनको विरासत में मिला है, ये जो पद मिला है ये इनको विरासत में मिला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर टैलेंट है व्यक्ति के अंदर तो टैलेंट किसी भी चीज़ को, जो टैलेंट होता है वो व्यक्ति को पीछे नहीं कर सकता है। एटलीस्ट अगर उसके हौसले बुलंद हैं तो वो वहाँ तक पहुँच सकता है जिसने जिस चीज़ को पाने की चाह रखी है। ठीक है, तो यही था, कुछ इन पर अप्लाई होता है एबक पर। तो चलिए हम इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अगर हम इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? तुर्किस्तान में होता है। और तुर्किस्तान में जो है एक तुर्क जनजाति होती है, तो ये तुर्क जनजाति के कबीले का ही होता है। तो ऐसा माना जाता था कि जो तुर्क जनजाति होती थी, यहाँ के लोग स्त्री और पुरुष बहुत सुंदर होते थे। हालांकि ये क्वालिटी ऐबक के अंदर नहीं थी कि वो बहुत सुंदर था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके माता पिता बहुत गरीब थे। किसके? ऐबक के। इतने गरीब थे कि अपनी गरीबी को मिटाने के लिए इस ऐबक को एक काजी के हाथों बेच देते हैं। वो काजी कौन होता है? वो काजी का नाम होता है अब्दुल अजीज़ कोकी। क्या नाम होता है? अब्दुल अजीज़ कोकी। इसी के हाथों इसके माता पिता ऐबक को बेच देते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली बालक होता है। और प्रतिभाशाली बालक होता है तो इसकी प्रतिभा को ही देखते हुए ये जो अब्दुल अजीज़ कोकी होते हैं तो इसको सैन्य अभ्यास से जो है प्रशिक्षित करते हैं। इसको घुड़सवार करना, तीर चलाना, भाला चलाना, यानी इन सारे जो है उसका प्रशिक्षण बहुत बेहतर तरीके से देते हैं। और एक दिन ये बहुत जो है बेहतर तरीके से प्रशिक्षित भी हो जाता है। दुर्भाग्य से ये जो काजी अब्दुल अजीज़ कोकी हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र होते हैं इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और इस ऐबक को पुनः बेच देते हैं। कहाँ पर? गोरी के हाथों बेचते हैं। किसके हाथों? गोरी के हाथों बेचते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब अब्दुल अजीज़ कोकी के यहाँ था, यानी कि निशापुर की बाज़ार में इसको बेचा गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये फारस में पड़ता है। तो अब्दुल अजीज़ कोकी ने इसकी प्रतिभा को देखते हुए एक सैनिक के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके ये क्वालिटी देखी तो उसको सैन्य रूप से प्रशिक्षित किया। और ये ऑलरेडी पहले से ही सैन्य प्रशिक्षित था बहुत बेहतर तरीके से। तो जब गोरी इसको खरीदता है तो खरीदने के बाद में जो है इसको पद कौन सा देता है? तो उसको पद देता है अमीर ए आखुर का। कौन सा पद देता है? अमीर ए आखुर। अब ये अमीर ए आखुर पद कौन सा होता है? तो अश्वशाला का प्रमुख, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उनका प्रमुख जो है नियुक्त करता है मोहम्मद गोरी। किसको? ऐबक को। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। इसको अमीर ए आखुर का पद दे देता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। और इसी के बाद यानी कि 1192 में जो है गोरी क्या करता है? इसको भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर देता है। क्या करता है? भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर देता है। वो क्यों नियुक्त करता है? क्योंकि ये तराइन के द्वितीय युद्ध में बहुत बेहतर तरीके से जो है अपना जो है कौशल दिखाता है, जिससे प्रभावित होकर के गोरी 1192 में इसको भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त करता है। क्लियर हुआ? तो 1192 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक ये जो है गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। किसके रूप में? गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। और फिर क्या करता है? 1206 ईस्वी में ऐबक जो है शासक बन जाता है। क्लियर हुआ? 1206 ईस्वी में यानी कि गोरी की मृत्यु के बाद ये जो है ऐबक शासक बन जाता है। वो शासक कहाँ का बनता है? वो लाहौर का बनता है। ठीक है,
तो गोरी जो है मृत्यु के समय जब इसकी मृत्यु हो रही होती है गोरी की, तो गोरी एक कथन कहता है कि वैसे तो प्रत्येक शासकों के 2 या 4 पुत्र होते हैं, लेकिन हमारे तो हजारों पुत्र हैं। हजारों पुत्र कहने का मतलब ये जो है अपने अंडर में बहुत सारे दासों को जो है प्रशिक्षित कर रहा था और बहुत बेहतर तरीके से उनको प्रशिक्षित कर रहा था। इस वजह से ये जितने दास थे इन समस्त दासों को अपना पुत्र कहता है, ठीक है। लेकिन अगर इतने बड़े साम्राज्य को इसने जो है संगठित किया, किसने? गोरी ने। इधर लाहौर, फिर गजनी, और गजनी के बाद में सिंध, और सिंध से फिर जो है भारत का एरिया आता है कोलकाता तक। इतना बड़ा साम्राज्य संगठित करता है। तो गोरी की जब मृत्यु होती है उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं जो है अपना साम्राज्य किसके हाथों में सौंपूं। तो इसके 3 दास होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दास होते हैं जिन पर ये बिलीव करता है। दास तो इसके हजारों होते हैं, लेकिन उन हजारों में से एक होते हैं 3 दास। कौन? एक होता है ऐबक, दूसरा होता है नासिरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा कौन होता है? ताजुद्दीन एल्दौस। ये 3 जो है दास ऐसे होते हैं जिन पर ये जो बहुत विश्वास करता है और अपने जो उसका जो साम्राज्य होता है उस साम्राज्य की बागडोर इन तीनों के हाथों में सौंपता है। कौन से 3? ऐबक, कुबाचा और एल्दौस, ठीक है। तो ये जो ऐबक होता है, ऐबक को लाहौर का जो है शासनभार संभालने के लिए देता है, और वहीं पर जो नासिरुद्दीन कुबाचा है तो कुबाचा को सिंध वाला प्रदेश देता है, और जो एल्दौस होता है तीसरा, एल्दौस को मुल्तान का जो है शासक नियुक्त करता है, ठीक है। तो भाई ये जो है तीनों थे दास, इसके तीनों थे, और तीनों में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं थी। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन अगर बात आती है ऐबक की, तो ऐबक जो है लाहौर से शासन कर रहा था, और ऐबक के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते हैं, एक एल्दौस होता है और दूसरा कुबाचा होता है। ये जो है एल्दौस और कुबाचा दोनों मिल करके इसके प्रतिद्वंदी के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो इस समय ऐबक ने क्या किया? एक राजनीति खेली। इसने सोचा कि वैसे भी ये जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर हैं, तो इनसे झगड़ा करके नहीं लड़ा जा सकता है। तो इसने एक पॉलिटिक्स क्या खेली कि ये जो कुबाचा थे, तो कुबाचा यानी कि सिंध का साम्राज्य जो कुबाचा के हाथों में था, तो इसने पॉलिटिक्स क्या खेली कि ऐबक ने अपनी बहन का विवाह इन कुबाचा के साथ कर दिया। तो जब बहन का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये तो संबंधी तो अपने आप बन गए, तो ये क्या पड़ गए? ये ठंडे पड़ गए, और इनका जो एल्दौस का था ये साथ देना बंद कर दिया। और इस सिंध की तरफ से जो खतरा मंडरा रहा था ऐबक के लिए, वो जो है खतरा ख़त्म हो गया। अब जो है सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में कौन आ रहा था? तो वो आ रहा था मुल्तान, यानी कि ये एल्दौस। तो अब इसके लिए क्या किया कि ये जो एल्दौस था, एल्दौस इस मुल्तान का जो है शासक था। तो एल्दौस जो है यहाँ से इस मुल्तान से लेकर के ये बंगाल तक का जो जितना भी एरिया था कवर कर रहा था, इस पर जो है अपनी दावेदारी ठोंक रहा था। कौन? ये एल्दौस। कि दिल्ली पर, यानी दिल्ली जो सेंटर पॉइंट पर है, यहाँ पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ एल्दौस का है। लेकिन ये जब गोरी के उत्तराधिकारी 3 हैं तो ये चीज़ किसी को नहीं पचेगी ना, ये तो इनका विरोध करेंगे ही ना, ये कभी नहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐबक ने क्या किया कि इसके यानी कि किसका एल्दौस के इस जो है दावे को ठुकरा दिया और इसको नहीं माना कि आपका जो है अधिकार दिल्ली पर हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये किसने कहा? ऐबक ने कहा। ठीक है, इस स्टोरी को आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िएगा। आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यहीं पर ये तिकड़ी है जो क्लियर नहीं होती है और समझ में नहीं आती है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन यहीं से उठता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको स्टोरी के माध्यम से आपसे जो है स्टोरी के माध्यम से इनकी जो कहानी है स्टोरी की तरह एक हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है
कि जो है ये दावा करता है, लेकिन जो ऐबक क्या होता है, इसका जो दावा होता है इसको ठुकरा देता है। और इसी समय ख्वारिज़्म का शाह जो है अटैक किस पर करता है, इस मुल्तान पर, यानी इस एल्दौज़ पर करता है। ख्वारिज़्म का शाह एक शासक होता है, तो ये जो है विदेशी शासक होता है, ये अटैक किस पर करता है, इस एल्दौज़ पर अटैक करता है और एल्दौज़ को जो है पराजित कर देता है। ये एल्दौज़ डरा हुआ भाग करके कहाँ जाता है, पंजाब चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, ये पंजाब चला जाता है। और जब ये पंजाब पहुंच जाता है तो ऐबक और एल्दौज़ में भी यहाँ पर पंजाब में युद्ध होता है, जिसमें कि एल्दौज़ पराजित हो जाता है। ठीक है, जब एल्दौज़ पराजित हो जाता है तो ये जो मुल्तान की जो गद्दी होती है वो खाली रहती है। तो जो यहाँ की मुल्तान की जो जनता होती है इस ऐबक से बोलती है कि आप हमारे राजा के रूप में इस गजनी की शासन सत्ता को स्वीकार करें। तो ये जो है क्या करता है, ऐबक जो है मुल्तान पहुँचता है और यहाँ पर जो है 40 दिन तक शासन करता है। कितने दिन तक, 40 दिन तक शासन करता है। और कुछ इस तरीके का इससे मिस्टेक्स हो जाती हैं कि जनता इसका विरोध कर देती है। और जब जनता इसका विरोध करती है, किसका, ऐबक का, और जब जनता विरोध कर देती है तो विरोध इतना ज़्यादा कर देती है कि इस ऐबक को इस मुल्तान की जो है राजगद्दी छोड़ करके पुनः कहाँ जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है छोड़कर। अब जब ये लाहौर चला गया तो ये मुल्तान की जो पद था ये खाली हो गया। और जब ये खाली हो गया तो पुनः ऐबक जो है इस मुल्तान का जो है एल्दौज़ जो है इस मुल्तान का शासन सत्ता संभालता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की थी तिकड़ी। इन तीनों के बीच में कैसी कैसी थी इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट डे हम नया वीडियो लेकर के आएंगे आपके समक्ष, देखते हैं आगे क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करिए कहानी। इस हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में पढ़िए, इंटरेस्टिंग रूप से, इसको बोर मत समझिए। और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को मैं बहुत आसानी से जो है आपके समक्ष लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बाद में साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि डेली की डेली आने वाली वीडियो आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।